नमस्कार, डॉक्टर अनीता माथुर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हम जो लास्ट यूनिट में इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अपने पिछले 3 लेक्चर्स में देखा था कि किस प्रकार से इस नहर परियोजना का विकास हुआ, इसकी किस प्रकार से प्लानिंग हुई, किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हुआ और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। उसके बाद हमने इस नहर परियोजना से जो वेस्टर्न राजस्थान में बदलाव आए हैं उनका जिक्र किया कि किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जैसे इस पूरे क्षेत्र का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही इस नहर के आने से बदल गया। हम ये पढ़ते आए हैं कि जल ही जीवन है, तो वास्तव में यहाँ पर जल की उपलब्धता के होने से यहाँ के लोगों का जीवन ही बदल गया है। चाहे हम डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें, चाहे हम इंडस्ट्रीज़ के फ्रंट पे देखें, चाहे हम कृषि के खेती के फ्रंट पे देखें, तो कहीं पे भी हमें अब जल की क्राइसिस या पानी का उस तरह से कोई क्राइसिस नहीं होने की वजह से ये क्षेत्र जो है ये निरंतर इसका स्वरूप जो है वो बदलता जा रहा है। और ये बदलाव बहुत पॉजिटिव है कि अच्छी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन होने लगा है, लोगों को रोज़गार मिलने लगा है और वृक्षारोपण अच्छी मात्रा में हो रहा है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं ये बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं। और अभी पिछले कुछ सालों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक तेल और गैस के बड़ी मात्रा में भंडार मिले हैं, तो जैसे जैसे वहाँ पर भी कार्य प्रगति पे होता जाएगा ये एरिया जो है ये कमर्शियली बहुत ही जैसे कहना चाहिए ना रिच एरियाज़ की श्रेणी में इसको रख दिया जाएगा। अभी यहाँ पर लैंड की कोई कमी नहीं है, ज़मीन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं होती थी। पर जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे जो पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली इस एरिया की तरफ आकर्षित होगी, इसलिए यहाँ का स्वरूप जो है वो निरंतर बदलता जाएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमने देखा पशुपालन को, पर्यटन को, साथ ही साथ फसलों के प्रारूप से, मतलब यहाँ पर कितनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम अगर खनिज की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही रिच एरिया है, बहुत ही इस प्रकार का एरिया है कि वहाँ पे अलौह और अधात्विक खनिज जो होते हैं, नॉन मेटलिक जितने भी खनिज हैं, उनका बहुत बड़ा खजाना है। जो टाइम टू टाइम भूगर्भिक सर्वेक्षण होते रहते हैं, जो हमें पृथ्वी के नीचे का जो सर्वेक्षण कार्य किया जाता है उससे हमें इस प्रकार की चीज़ों का पता लगता है कि यहाँ पर जिप्सम, कोयला, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, नेचुरल गैस, क्ले, इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी मात्रा में कोयले के भी भंडार हैं यहाँ पर और कई प्रकार के सैंडस्टोन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में ये जो खनिज यहाँ पर मिलते हैं अभी हम उसका पूरा विदोहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अगर हमें फ्यूचर में यहाँ पर आर्थिक प्रगति के मार्ग की जो बाधाएं खुलेंगी तो ये जो खनन कार्य है इसको भी बल मिलेगा और उससे क्या फ़ायदा होगा कि बड़ी मात्रा में इन खनिजों की कमी पूरी होगी और साथ ही साथ एक और बड़ा फ़ायदा जो राज्य को होगा कि इससे हमारी जो रेवेन्यू से जो इसका राजस्व प्राप्त होगा उससे हमारे स्टेट की जो इनकम है बढ़ेगी, और अगर इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली उस इनकम का यूज़ पूरे स्टेट के विकास के लिए होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे विकास का। फिर हम बात करते हैं कि ये जो एरिया है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो हमें पाकिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा है उस रेखा के आसपास के क्षेत्र में ये मरुगंगा या इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट स्थित है। तो आप ये देखिए कि ये क्षेत्र जो है वहाँ पर अगर विकास होगा, वहाँ पर अगर हम ये मानते हैं कि एक तरह से इस नहर के होने से किलेबंदी सी हो जाएगी,
और उससे क्या होगा कि हमारा जो डिफेंस है इस क्षेत्र का, वो डिफेंस मजबूत हो जाएगा। और इस डिफेंस के मजबूत होने की वजह से क्या रहेगा कि इस क्षेत्र में जो पाकिस्तान की जो नापाक गतिविधियां चलती रहती थी, उन गतिविधियों को हम रोक सकेंगे। जब ये क्षेत्र विकसित हो जाएगा तो यहाँ पर इतना उजाड़ या उस तरह का नहीं होगा कि लोग यहाँ से आराम से सुरंग खोद के या किसी भी प्रकार से ट्रेस पास करके वो पाकिस्तान में से यहाँ पे एंटर हो जाए, परंतु ये एक सुदृढ़ किले के रूप में तब्दील हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान से आने वाली जो थ्रेट्स होती हैं वो थ्रेट्स से हमें सुरक्षा मिल जाएगी। और इसी तरह जो सेना का सेटअप है, जो आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एयर फोर्स इस एरिया में एक्टिव है, और उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं अगर मिलेगी तो हमारा जो कैंटोनमेंट जोन है वो जोन जो है वो विकसित होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर सुरक्षा जो है वो अपने आप ही चाक चौबंद हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आर्मी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, ये जो बालू के टीले हैं, ये अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं, इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होती है। वहाँ के जो सैनिक वहाँ पे जो अपनी बाउंड्री लाइन है, जो अपनी इंटरनेशनल सीमा है, वहाँ पर जितने भी सैनिक या फोर्स डिप्लॉयड रहती है, उन्हें इस प्रकार के मिट्टी के तूफानों की और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बालू रेत जो है ये उनको मोर्चा बनाने में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर इस क्षेत्र में इस परियोजना की वजह से हरियाली बढ़ जाती है, कृषि बढ़ जाती है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती है, तो ये जो बालू का बहाव है, इस बालू के बहाव को हम रोकने में सक्षम होंगे। तो ये जो आर्मी है इस एरिया की, उसे भी किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। और उससे क्या होता है कि ये एरिया जो है ये कंपैरेटिवली अच्छी तरह से सुरक्षित एरिया के रूप में सामने आएगा। ये बड़े डिस्टर्ब एरियाज़ हैं, यहाँ से लेकर जो हम कश्मीर तक की भारत पाकिस्तान की सीमा है, इसमें बहुत ज़्यादा अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर विकसित हो जाएंगी तो उस प्रकार की एक्टिविटीज़ पे एक तरह से विराम लग जाएगा, और ये जो क्षेत्र है ये एक सुदृढ़ क्षेत्र के रूप में सामने आएगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो कृषि से संबंधित भी हैं और ओवरऑल मानव विकास से संबंधित भी हैं। तो अगर यहाँ पर हमें जल की उपलब्धता होगी, इन सारे रिसोर्सेज की उपलब्धता होगी, तो डेफिनेटली हमारे लिए उन सभी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को चलाने में एक कंफर्ट होगा, एक आसानी होगी, और उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा कि हम बहुत अच्छी तरह से अपने विकास कार्यक्रम जो हैं उनको आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर हम देखें तो 1974-75 में सरकार ने इस प्रकार के प्रोग्राम शुरू किए थे, जहाँ पर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया गया था, सड़कों का निर्माण किया गया, जितने चारागाह थे उनको विकसित किया गया, नहरों की सुरक्षा के लिए अच्छा सघन वृक्षारोपण किया गया, और साथ ही साथ किसानों को इस प्रकार की शिक्षा दी गई कि वो अच्छी तरह से नई जितने भी इनोवेशंस होते हैं नए कृषि में, उन इनोवेशंस को काम में लेकर अपनी खेती कर सके। और पेयजल के लिए भी यहाँ पर कई प्रकार की योजनाएं आई, जिसमें इन्होंने पाइपलाइन के द्वारा जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर यहाँ से पेयजल को पहुँचाया। भूमि सुधार के कई उपाय यहाँ पर किए गए। कई क्षेत्रों में जल रिसाव की एक समस्या थी, तो उस जल रिसाव की समस्या पर भी यहाँ पर काफ़ी हद तक रोक लगाई गई। तो हम ये मान सकते हैं कि ये सारे वो बेनिफिट्स थे, करीब हमने 15 से 20 पॉइंट्स पे अभी बात की कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से वेस्टर्न राजस्थान में वो सारे फ़ायदे हम उठा रहे हैं, और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम फ्यूचर में और अधिक इस परियोजना से लाभ उठाएंगे। और ये जो वेस्टर्न राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, आने वाले समय में यहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की दृष्टि हमें दिखेगी
कि ये जो रेगिस्तान है ये और संकुचित होता जाएगा। हम डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम उससे उलट बात करेंगे। हम ये मानते हैं मरुस्थलीकरण तो होगा ही नहीं, वरन जो ये एरिया है इस पे भी हम सघन वृक्षारोपण और कृषि करके इस क्षेत्र को भी परिवर्तित करने की क्षमता उत्पन्न करेंगे। अब हमने ये सारी बातें की जिनसे हमें क्या पता लगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हमें कितने फ़ायदे हुए हैं। पर हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जिसका एक ही पक्ष होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि 100% हम ये मान लें कि ये फ़ायदेमंद है। हर चीज़ के कुछ ना कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भी नकारात्मक पहलू हैं। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमारे लिए कभी कभी बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ जाती है? तो अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले जो समस्या आती है वो ये जलाधिक्य के कारण या बहुत अधिक पानी भरा रहने के कारण, जिसे हम कहते हैं सेम की समस्या आ जाती है। इसमें क्या होता है कि किसी भूभाग से जब जल का स्तर काफ़ी ऊंचा उठ जाता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें आर्द्रता आ जाती है और इसमें वायु का या हवा का जो एक फ्लो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। और इसके अवरुद्ध होने से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी तो हो जाती है अधिकता और ऑक्सीजन की हो जाती है कमी। तो ऐसी समस्या को हम क्या कहते हैं? सेम की समस्या कहते हैं, कि जलाधिक्य की समस्या कहते हैं। और इस प्रकार की समस्या इस एरिया में, बहुत लार्ज एरिया में इस प्रकार की समस्या है। हम ये मानते हैं, मोटे तौर पर एक आंकड़ा इसका निकाला गया था और ऐसा माना गया था कि 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सेम की समस्या इस एरिया में है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आया है। और इस प्रकार की समस्या गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, रावतसर और बीकानेर का जो लूणकरणसर का क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी मात्रा में पाई जाती है। और इसका क्या रिज़ल्ट होता है? इस प्रकार की भूमि होने से क्या रिज़ल्ट होता है कि वो एरिया कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। वहाँ पे वो एरिया बिल्कुल भी, मतलब इसके लिए सही नहीं रहता है कि वहाँ पे कृषि का कार्य हो पाए, क्योंकि इस प्रकार की क्रिया से क्या होता है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, या हम ये कहें कि उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है मिट्टी की, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी अगर वहाँ की उर्वरा शक्ति ही ख़त्म हो गई तो फिर क्या होगा? हम उसमें एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे कृषि कैसे हो सकती है? तो इस क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या की हम बात करते हैं तो वो कौन सी समस्या हमारे सामने आती है? वो है सेम की समस्या। अब आप ये देखिए कि एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर ज़मीन के भीतर एक जिप्सम की लेयर है। जिप्सम मतलब हम इसे कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे बनता है। अब क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है, समुचित जल की निकासी इन क्षेत्रों से नहीं हो पाती है। मतलब बहुत अधिक गहराई तक ज़मीन में पानी नहीं जा पाता है और जल नीचे नहीं जाने के कारण उसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि वो किनारों की तरफ फैलता है। जहाँ पे भी जलाधिक्य होता है, जल की मात्रा अधिक होती है, तो यूजुअली क्या होता है कि मिट्टी उस पानी को सोख लेती है, पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि भूमि का जल स्तर बना रहता है। परंतु यहाँ पे क्या समस्या है, जिप्सम की लेयर होने के कारण जब अंदर पानी पहुँचता है तो ये जो जिप्सम की लेयर है ना, ये इतनी सख्त हो जाती है जैसे कोई आरसीसी की छत हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पानी इसको पार नहीं कर पाता है। तो ऐसी इस क्षेत्र में ड्रेनेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर नहीं पहुंच पाता है और इसकी वजह से कई जगह पे दलदली भूमि हो जाती है, अनुपजाऊ भूमि हो जाती है और पानी में क्षार की मात्रा, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ में आपको बहुत जगह इस प्रकार की समस्या दिखाई देती है और उसमें फिर एक जहरीली किस्म की घास पैदा हो जाती है। और ये घास क्या करती है, ज़मीन की उपजाऊपन को, उपजाऊ शक्ति को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। और ये एक
बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस एरिया में हो जाती है। साथ ही साथ जैसे कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी जल का भराव यहाँ हो जाता है। कवास का उदाहरण हम बाड़मेर में देख सकते हैं। जब वहाँ पे बाढ़ आई थी तो उस पानी को निकालना सरकार के लिए बहुत भारी हो गया था। तो इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर आती रहती है। अब जब इस प्रकार का पानी भरा रहता है तो मलेरिया, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियों का हमें डर लगता है, क्योंकि भरे हुए पानी की वजह से क्या होता है, पानी ठहरा हुआ है, उसमें फ़्लो नहीं है, तो उसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि वहाँ पे मच्छर पनपते हैं और मलेरिया और हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो सेम की समस्या है या पानी बने रहने की समस्या है, इससे कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है और इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में कृषि कार्य करना मुश्किल हो रहा है। परंतु मोटे तौर पर देखें तो ये नहर परियोजना राजस्थान के लिए बहुत अच्छी, बहुत एक तरह से जीवनदायिनी योजना है। कुछ कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, तो हम अपने और उपायों को करके हम इस प्रकार का वृक्षारोपण यहाँ पे करें। जैसे हम यूकलिप्टस की बात करते हैं, जिसकी जड़ें जो है वो इस मिट्टी को, इस नमी को या इस पानी को सोख लें, जिससे यहाँ पर दलदल की और इस प्रकार की समस्या नहीं आए। तो हमें इस प्रकार के उपाय करते रहने पड़ेंगे, तभी ये क्षेत्र जो है ये हमारे लिए भविष्य के क्षेत्र के रूप में विकसित हो पाएगा। थैंक यू।